प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरल माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यावसायिक बजटिंग का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा बजट का अर्थ क्या है, बजट की परिभाषा क्या है, बजट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पढ़ा और मास्टर बजट और अन्य सहायक बजटों के बारे में पढ़ा। उनके कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे, कैश बजट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे। और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम कैश बजट का एक और प्रैक्टिकल प्रश्न करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे मेथड से करके देखेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। तो विद्यार्थियों, आइए पहले हम प्रश्न देखते हैं, उस समय मालूम चलेगा कि हम इस विधि से किस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एक प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कंपनी की ए लिमिटेड की हमें बैलेंस शीट दे रखी है 1 जनवरी 2018। सबसे पहले बैलेंस शीट में जैसे कि लायबिलिटीज और एसेट, इसको पढ़ते हैं। तो यहां पे लायबिलिटीज और एसेट जो दे रखे हैं प्रश्न में वो इस प्रकार है। लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर कैपिटल, सबसे पहले शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले विद्यार्थी शेयर कैपिटल दे रखा है 50,000। कैपिटल रिजर्व दे रखा है 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 9,000। डिबेंचर्स दे रखे हैं 10,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 28,800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 200। इस प्रकार विद्यार्थियों ये लायबिलिटीज है। और अब हम संपत्ति यानी एसेट साइड की बात करेंगे। तो यहां हमें लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड 30,000। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फर्नीचर
एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5000, क्लोजिंग स्टॉक 4000, डेटर्स 26,000, और बैंक बैलेंस इन बैंक 18। दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 1,03,000 आ रहा है। एक लाख 3,000 ये हमारे एसेट्स हैं, और ये जो हमारी बैलेंस शीट है ये 1 जनवरी 2018 की है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी एक बैलेंस शीट हमें प्रश्न में दे रखी है। यहाँ लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल 50,000, कैपिटल रिजर्व 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, डिवेंचर्स 10,000, क्रेडिटर्स 28,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 200, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000, डेटर्स 26,000 और बैंक 18,000। इस प्रकार से इसका टोटल 1,03,000। साथ में अब ये जो बैलेंस शीट है ये 1 जनवरी 2018 की है। इसके साथ ही हमें एक प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है। प्रोजेक्टेड यानी प्रोजेक्टेड, जो आने वाले साल में होगा, यानी हमारी बजट अवधि में अगर हम देखें ये प्रोजेक्टेड है, यानी ये हमने बनाया है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस प्रकार होगा, तो वो भी हमें दे रखा है। आइए उसको देखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां हम देखेंगे कि जो प्रश्न में प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें विद्यार्थियों हमें निम्न जानकारी दे रखी है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 4,000, परचेजेस 60,000, सेल्स 80,000, सेल्स 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 26,000,
दोनों का टोटल 90,000। इस प्रकार से हमें एक प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इसके पश्चात हमें यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस, 2,500 है, लेकिन उसमें हमने आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए, आउटस्टैंडिंग हमने उसमें जोड़ दिए 500 एंड आउटस्टैंडिंग 500, तो कुल मिला के 3,000। उसके पश्चात डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी पर प्लांट एंड मशीनरी पर 2,000, फर्नीचर और फिक्सचर पर 1,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यानी प्रशासनिक व्यय 3,500। सेलिंग एक्सपेंसेस 2,500। ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी ये हमारा हमने अगले साल के लिए ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जो प्रश्न में दे रखा है। ये 2,500 और इसके पश्चात हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 था। इसके साथ साथ इंटरेस्ट हमें जो प्राप्त हुआ वो 10,000। हमारा नेट प्रॉफिट यहां हमें दे रखा है 14,100। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 100 रुपए है, 10,000 नहीं है। 26,000 तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा 100 रुपए। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल आता है वो 26,100। तो यहां पे सैलरीज एंड वेजेस 2,500, एड आउटस्टैंडिंग 500, तो 3,000 के हो गए। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, प्लांट एंड मशीनरी पर 2,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर पर 1,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 3,500, 2,500 सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट 14,100। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। फिर हम इस प्रॉफिट को हम वापस ले गए नीचे,
अब यहां पे बैलेंस brought forward from previous year 9,000 और हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,100 और यहां हम डिविडेंड का पेमेंट भी कर रहे हैं, डिविडेंड पेड 10,000 और बैलेंस कैरीड टू द बैलेंस शीट, बैलेंस अब जितना बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट ये है 13,100। इसका मतलब हम टोटल 23,100 हो गया। इस प्रकार हम बैलेंस शीट में 13,100 रुपए प्रॉफिट ले जाएंगे। डिविडेंड का भुगतान भी हम कर रहे हैं 10,000। पिछले साल का हमारा जो बैलेंस था विद्यार्थियों हम देख ही सकते हैं 9,000 था, जो कि हमारी बैलेंस शीट में दे रखा है 1 जनवरी 2018 की, और 14,100 इस साल का रहेगा 2018 का। तो उस और हम बैलेंस शीट में 13,100 रुपए प्रॉफिट ले जाएंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें प्रश्न में दे रखा है। इसके पश्चात प्रश्न में कुछ अन्य जानकारियां भी दे रखी हैं, तो वो है कि शेयर कैपिटल ₹10,000 का शेयर कैपिटल नया इश्यू होगा और डिवेंचर 2,000। और 31/12/2018 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 होंगे और डेटर्स 20,000 होंगे और हमारे जो डेटर्स हैं वो 20,000 होंगे। क्रेडिटर्स 30,000 होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। ये जो डाटा है ये हमें 31 दिसंबर, ये जो जानकारी है 31 दिसंबर 2018 की दी गई। तो विद्यार्थियों हमें जो अतिरिक्त जानकारियां दे रखी वो है शेयर कैपिटल इस साल अगले साल शेयर कैपिटल 2018 में 10,000 इशू नया इशू होगा, डिवेंचर 2,000 के इशू होंगे और 31/12/2018 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपए होंगे, डेटर्स 20,000 होंगे, क्रेडिटर्स 20,000 होंगे और लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 होगी। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारियां दे रखी हैं। अब हमें कैश बजट तैयार करना है। किससे? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड्स।
बनाकर देखेंगे कि किस प्रकार अब हम जो प्रश्न में जानकारी दे रखी थी उससे कैश बजट हम तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कैश बजट तैयार करने के लिए सबसे पहले कैश बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2018। अब हम कैश बजट बनाएंगे। सबसे पहले कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018। अब ये कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए सबसे पहले प्रश्न की ओर जाते हैं और प्रश्न में हम देखते हैं कि यहां पे बैंक बैलेंस जो बैलेंस शीट दे रखी थी, बैलेंस शीट को याद करिए विद्यार्थियों, जो हमें बैलेंस शीट दे रखी थी वहां पर हमें जो बैंक बैलेंस दे रखा था वो 18,000 है। इसका मतलब कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018 18,000 रुपए। इसके बाद क्या क्या चीजें हम इसमें जोड़ेंगे, क्या क्या हमें कैश, क्या क्या चीजें हम जोड़ेंगे और क्या क्या चीजें हम घटाएंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एडिशंस टू कैश लिखते हैं, एडिशंस टू कैश। और यहां पे सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट था, याद करिए विद्यार्थियों, हमारा जो प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था उसमें नेट प्रॉफिट दे रखा था 14,100 रुपए। तो हम सबसे पहले 14,100 रुपए यहां पे जोड़ देंगे। इसके साथ ही डेप्रिसिएशन, तो विद्यार्थियों डेप्रिसिएशन कितना था? तो हम याद करिए कि डेप्रिसिएशन हमारा जो प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था वहां पे डेप्रिसिएशन था प्लांट एंड मशीनरी का 2,000 और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पर डेप्रिसिएशन था 1,000। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन हमारा था 3,000 रुपए। तो हम उसको भी जोड़ देंगे। फिर यह बात आती है अगली, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो विद्यार्थियों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा करंट लायबिलिटी। और यहां पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है, याद करिए विद्यार्थी, यदि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको जोड़ देंगे। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है उसको हम जोड़ देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या है? करंट लायबिलिटी। और हमारी जो बैलेंस शीट थी उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 1 जनवरी 2018 को क्या दिखाया था? याद करिए 200 रुपए। और प्रश्न के अंत में जो प्रश्न में जानकारी दे रखी अतिरिक्त उसमें क्या दिखाया है? उसमें कहा है कि 31/12/2018 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 500 रुपए होगा। इसका मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 300 रुपए बढ़ गया। और जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो वो क्या हो गई? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम जोड़ देंगे। तो 300 रुपए हम यहां जोड़ देंगे। फिर दूसरा आता है हमारे पास, याद करिए विद्यार्थियों, हमें जो अतिरिक्त जानकारी दे रखी थी उसमें दे रखा था कि हमारे डेटर्स हैं रहेंगे 20,000। 31/12/2018 को हमारे जो डेटर्स होंगे वो रहेंगे 20,000। अब विद्यार्थियों याद कीजिए, हमारी जो बैलेंस शीट दे रखी थी उसमें हमारे डेटर्स कितने दे रखे थे? 26,000। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे डेटर्स कम हो गए। और एक नियम और याद करिए कि जब भी हमारे करंट असेट्स घटेंगे तो उसे हमें जोड़ना है। यानी करंट लायबिलिटी तो अगर बढ़ती है तो उसको जोड़ना है और करंट एसेट्स अगर घटते हैं तो उनको जोड़ना है। इसलिए डेटर्स हमारा क्या है? एक करंट असेट, ये घट रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे। रिडक्शन इन डेटर्स। 6 फिर आगे विद्यार्थियों पढ़िए, जो हमें अतिरिक्त जानकारी दे रखी है उसमें दे रखा है कि क्रेडिटर्स 31/12/2018 को साल के अंत में 30,000 रहेंगे। और विद्यार्थियों बैलेंस शीट को देखिए जो 1 जनवरी 2018 की दी हुई थी, उसको याद करिए। वहां दे रखा था कि हमारे क्रेडिटर्स 28,800 हैं। तो क्रेडिटर्स कितने हुए? बढ़ गए। 28,800 से 30,000 हो गए। साल के अंत में बढ़ गए। साल की शुरुआत में 28,800 थे, साल के अंत में 30,000 हो जाएंगे।
इसका मतलब 1200 रुपए के क्रेडिटर्स बढ़ गए और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो उसको हमें जोड़ना है, तो इसलिए इंक्रीज इन करंट क्रेडिटर्स को हमने जोड़ लिया। फिर विद्यार्थियों अतिरिक्त जानकारी में आई, उसमें ये लिख रखा था कि शेयर कैपिटल हम इशू करेंगे, यानी जो हम शेयर कैपिटल साल में इशू करेंगे वो होगा 10,000, तो हम 10,000 जोड़ देंगे क्योंकि इससे हमें कैश प्राप्त होता है 10। इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स इशू करेंगे और वो कितने के होंगे 2,000, तो हम डिबेंचर को 2 जोड़ देंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों इन सभी आइटम्स को जोड़ के कौन कौन से जोड़ने वाले आइटम्स हुए, पहले तो नेट प्रॉफिट 14,100 रुपए, फिर डेप्रिसिएशन 3,000, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है 3,000, फिर इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 300 रुपए, रिडक्शन इन डेटर्स 6,000 रुपए, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 1,200, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 और इशू ऑफ डिबेंचर 2,000, कुल मिला के 36,000 रुपए। हम इन सब आइटम्स का टोटल कितना आता है 14,100 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000 प्लस 2, कितना टोटल आता है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इनका टोटल निकालेंगे और इनका जो टोटल है वो आता है 36,600। 36,600 विद्यार्थियों इन सब का टोटल निकालिए। नेट प्रॉफिट 14,100 रुपए, डेप्रिसिएशन 3,000, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 300 रुपए, रिडक्शन इन डेटर्स 6,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 1,200, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000, इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,000। इन सब आइटम्स को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा 36,600। तो हम यहां पे $36,600 लिख दें और 18,000 हमारा कैश बैलेंस था 1 जनवरी 2018 को, यानी ओपनिंग बैलेंस। उसमें अगर हम 18,000 में अगर हम 36,600 जोड़ेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों 54,600। इसके बाद कैश अवेलेबल हमारा कितना हो गया 54,600। लेकिन अब हम कौन कौन सी चीजें विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी चीजें हम कैश में से घटाएंगे, कौन कौन सी चीजें हम घटाएंगे, डिडक्शंस फ्रॉम कैश। सबसे पहले जो विद्यार्थियों हमने डिविडेंड दिया, डिविडेंड हमें कितना दिया 10,000, तो 10,000 रुपए हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितना था विद्यार्थियों, पहले स्टॉक था विद्यार्थियों हमारा जो स्टॉक था वो प्रश्न में देखिए कि जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें जो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो 4,000 था, लेकिन जो हमें प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है उसमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 4,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था। इसका मतलब कि स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई, स्टॉक में 6,000 की वृद्धि हुई। और अगर करंट असेट में ध्यान रखिए विद्यार्थी एक और नियम, यदि करंट असेट बढ़ते हैं तो हमें उन्हें घटा देना है,
यदि करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो उन्हें हमें घटा देना है, इसलिए यहाँ करंट एसेट यानी स्टॉक बढ़ गया तो हमने उसे घटा दिया, तो इसका मतलब 6000 हम घटा दें। आगे अतिरिक्त जानकारी देखिए विद्यार्थियों, लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग 31 दिसंबर 2018 यानी साल के अंत में 40,000 रहेंगी, जबकि बैलेंस शीट को अगर हम नजर डालें, हमारी जो बैलेंस शीट थी जो प्रश्न में दे रखी थी हमें प्रश्न, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 की परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हुई है, और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हुई है तो 10,000 हम जोड़ दें, तो कुल मिलाकर कितना जोड़ेंगे? 10,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 यानी 26,000 रुपए हम जोड़ देंगे। इसका मतलब 26,000 हम जोड़ देंगे। 26,000 रुपए चलिए हम सॉरी विद्यार्थी 26,000 हम घटा देंगे। डिडक्शन यानी 10,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 ये हम घटा देंगे। इन सबका जो योग आएगा उसे हम घटा देंगे, तो 26,600 रुपए हम 26,600 नहीं 26,000 रुपए हम घटाएंगे। तो कुल घटाने वाले आइटम्स का टोटल कितना आया? 26,000। कैसे आया? डिविडेंड पेड 10,000, इंक्रीज इन स्टॉक 6,000, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, इन तीनों आइटम्स का जोड़ आया 26,000। घटाने वाले आइटम्स का टोटल 26,000, उसे हम घटा देंगे, तो 54,600 में से हम 26,000 घटा देंगे, तो कैश बैलेंस एज ऑन 31/12/18 ये कितना रह जाएगा? 28,600। 28,600। इस प्रकार विद्यार्थियों एक नजर डालिए, हमारा कैश बजट तैयार हो गया। सबसे पहले कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018 कितना था? 18,000। फिर उसमें हमने क्या जोड़ा? नेट प्रॉफिट 14,100 रुपए, डेप्रिसिएशन 3,000, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 14,100 रुपए, फिर डेप्रिसिएशन 3,000, फिर इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 300, फिर रिडक्शन इन डेटर्स 6,000, फिर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 1,200 रुपए, फिर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 रुपए, फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,000 रुपए। कैश अवेलेबल कितना हो गया? 54,600, क्योंकि इन सब का टोटल 36,600, और 36,600 को हमने 18,000 में जोड़ दिया, तो 54,600 हमारा कैश अवेलेबल हो गया, यानी कुल कैश हमारे पास कितना हो गया? 54,600। अब इसमें से हम क्या क्या घटाएंगे? तो हमने क्या क्या घटाया विद्यार्थियों? डिविडेंड पेड 10,000, इंक्रीज इन स्टॉक 6,000, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। कुल मिला के घटाने वाले आइटम्स का टोटल कितना आया? 26,000। 54,600 में से 26,000 घटा दिए तो क्या आया? 28,600। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पूरा का पूरा कैश बजट तैयार किया। तो ये विद्यार्थियों की जो कैश बजट हमने तैयार किया, ये हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से तैयार किया। और इस मेथड में विद्यार्थियों सबसे पहले जो हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होता है, उसमें हम क्या क्या चीजें जोड़ते हैं उसको याद करिए। पहले तो हम क्या क्या चीजें जोड़ते हैं, आपको जोड़ने वाली चीजें याद होनी चाहिए। नॉन कैश एक्सपेंडिचर यानी व्यय की गैर रोकड़ मदें, जैसे जो मदें लाभ हानि खाते में तो डेबिट साइड में लिखी जाती है, लेकिन उनसे कैश में कमी नहीं होती, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रावधानों या संचयों में वृद्धि होना, अमूर्त संपत्तियां या प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, या जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है, या अमूर्त संपत्तियां उनका हम जो राइट ऑफ करते हैं, अपलेखन करते हैं, स्थायी संपत्तियों और विनियोगों की बिक्री पर जो हमें हानि होती है, ये सब हमारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर हैं, इनको हम जोड़ते हैं। और क्या जोड़ते हैं? संपत्तियों में कमी होना, इसको हम जोड़ते हैं। कैसे? रोकड़ व बैंक शेष को छोड़ के अन्य चालू संपत्तियां, जैसे कि
स्कंद, देनदार, प्राप्य बिल, पूर्वदत्त व्यय में कमी होना, इसको हम जोड़ते हैं। विनियोगों में कमी होना, स्थायी संपत्तियों का विक्रय, जब हम स्थायी संपत्तियों को बेचते हैं तो उससे हमें कैश प्राप्त होता है, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। यानी संपत्तियों में कमी होने पर हम जोड़ देते हैं। विनियोगों तथा स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर जो हमें प्राप्त वास्तविक राशि को लाभ में हम जोड़ते हैं, ना कि उनके पुस्तक मूल्य। ये भी ध्यान रखिए, जो वास्तविक राशि हमें प्राप्त होती है को हम उसमें जोड़ते हैं, ना कि उनके पुस्तक मूल्य। और दायित्वों में वृद्धि, इसको भी हम जोड़ देते हैं, जैसे कि चालू दायित्वों में वृद्धि, बैंक अधिविकर्ष को छोड़कर, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर अन्य चालू दायित्व जैसे कि लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय, देकर या अंश पूंजी में वृद्धि, ऋण पूंजी में वृद्धि, उससे हमें कैश प्राप्त होता है। अब हम क्या क्या चीजें घटाते हैं उनको नोट करें। आय की गैर रोकड़ मदें, तो आय की गैर रोकड़ मदों को हम घटा देते हैं। नॉन कैश इनकम्स, जैसे जो वो इनकम्स जो हमें बजट अवधि में उपार्जित तो हो जाती है लेकिन प्राप्त नहीं होती, जैसे उपार्जित किराया, उपार्जित ब्याज, उपार्जित लाभांश, उपार्जित अधिकार शुल्क। दूसरा हम क्या घटाते हैं? संपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन एसेट्स, जैसे कि रोकड़ और बैंक शेष को छोड़ अन्य चालू संपत्तियों में वृद्धि, जैसे कि स्कंद हो गया, देनदार हो गए, प्राप्य बिल हो गए, पूर्वदत्त व्यय हो गए। और दायित्वों में कमी, दायित्वों में कमी जैसे कि चालू दायित्वों में कमी, बैंक अधिविकर्ष को छोड़ के, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के, जैसे कि लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय, देकर और ऋण पत्रों या पूर्वाधिकार अंश, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जब हम करते हैं, शोधन जब हम करते हैं, उसको हम घटाते हैं। यानी संपत्तियों में वृद्धि को हम घटाते हैं और दायित्वों में कमी को हम घटाते हैं। करंट लायबिलिटी घटती है तो हम घटाते हैं और डिविडेंड को भी हम घटाते हैं, डिविडेंड पेड को। तो विद्यार्थियों, ये जो विधि है समायोजित लाभ हानि विधि, इस विधि के अंतर्गत बजट अवधि के प्रारंभिक, ध्यान से सुनिए, जो समायोजित लाभ हानि विधि है उसके अंतर्गत हम बजट अवधि के प्रारंभिक रोकड़ शेष में बजट अवधि के अनुमानित लाभ को जोड़कर रोकड़ का अंतिम शेष ज्ञात करते हैं। सिद्धांततः हम यह मान लेते हैं कि बजट अवधि में जितना लाभ होगा उतना ही रोकड़ की मात्रा बढ़ जाएगी, बशर्ते बजट अवधि में कोई उधार व्यवहार, पूंजी व्यवहार, चालू संपत्तियां एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन तथा लाभ समायोजन ना हो। यानी अगर कोई प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट ही नहीं करना पड़े तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस है उसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें, हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन सामान्यतः विद्यार्थियों ऐसा नहीं होता, हमें प्रॉफिट में कई एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जो हमने एडजस्टमेंट बताए, जैसे नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसको हम जोड़ देते हैं, डिक्रीज इन एसेट है, संपत्तियों में कमी है उसको हम जोड़ देते हैं, दायित्वों में वृद्धि है उसको हम जोड़ देते हैं, नॉन कैश इनकम को हम घटा देते हैं, इंक्रीज इन एसेट को हम घटा देते हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम घटा देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों की हमें समायोजन, ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। अतः बजट अवधि के अनुमानित लाभ में इन मदों के संबंध में समायोजन करके समायोजित लाभ ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार ज्ञात समायोजित लाभ की राशि को प्रारंभिक रोकड़ शेष में जोड़कर रोकड़ का अंतिम शेष ज्ञात किया जाता है।
यानी बजट अवधि का जो अनुमानित लाभ होता है उनमें हम कुछ समायोजन करते हैं और समायोजन के पश्चात समायोजित लाभ जो हमें ज्ञात होता है उसको हम रोकड़ प्रारंभिक रोकड़ शेष में जोड़ देते हैं, उससे हमें अंतिम रोकड़ शेष ज्ञात हो जाता है। और क्या क्या समायोजन करने हैं, क्या क्या समायोजन होते हैं मैंने आपको बताया। अगर ये समायोजन नहीं करने पड़े तो बात सीधी से हो जाएगी कि भाई प्रॉफिट जोड़ दिया, लेकिन हम ये समायोजन ये हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्योंकि इस अवधि के अंतर्गत बजट अवधि, ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, सर इस विधि के अंतर्गत हम बजट अवधि के प्रारंभिक रोकड़ शेष बजट अवधि के अनुमानित लाभ को जोड़कर रोकड़ का अंतिम शेष ज्ञात कर लेते हैं। सिद्धांततः यह मान लिया जाता है कि बजट अवधि में जितना लाभ होगा उतनी ही रोकड़ की मात्रा बढ़ जाएगी, बशर्ते बजट अवधि में कोई उधार व्यवहार, पूंजी व्यवहार, चालू संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन तथा लाभ समायोजन ना हो। तो ये यही बात हुई कि यदि प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट ही ना करना पड़े तो हम सीधे प्रॉफिट को जोड़ देंगे और हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं होता, हमें कोई एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और वो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ती है वो मैंने आपको बताया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के ई लेक्चर में हमने कैश बजट का एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से एक प्रश्न करके देखा। हमने समझा कि कैश बजट किस प्रकार से एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के द्वारा बनाया जाता है। तो आज के ई लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।